नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का AIR। पिछले 2-3 दिन से हमने देखा कि SEO की जो बात है वो चल रही है। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे हमने SEO रेट्स के बारे में जाने। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे जो विश्व पटल के समक्ष जो बातें रखी है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनमें से आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले था कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं अभी विश्व के समक्ष दो बड़े मुद्दे चल रहे थे, महामारी और दूसरा रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो संकट समक्ष हमारे विश्व के समक्ष खड़ा है, तो उसको 3F के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो 3F क्या क्या है? फूड, फ्यूल और फर्टिलाइज़र। इट मीन्स जो खाद्य संकट है, ईंधन संकट है और ऊर्जा संकट है। क्यों ये तीनों चीज़ें रशिया और यूक्रेन से कैसे संबंधित है? क्योंकि यूक्रेन और रशिया विश्व का बड़े स्तर पे लगभग 45% गेहूं उत्पादन वो करते हैं, तो खाद्यान्न संकट ये हो गया विश्व स्तर पे। और ईंधन यूरोपीय देश हैं, वहाँ पे भी रशिया पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 1 के थ्रू जो गैस सप्लाई करता है, वो भी उसने कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उस सप्लाई पे भी दबाव है। और साथ ही साथ उर्वरक हम और विश्व लगभग उर्वरक हम रशिया और इन्हीं देशों से इम्पोर्ट करते हैं, और उस पर अगर प्रतिबंध लगता है, फिर किसी तरीके का दबाव बनता है, तो उर्वरक कम होने की वजह से कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट इनडायरेक्टली इफेक्टेड होता है। तो ये तीनों चीज़ें 3F के थ्रू बताई गई है। दूसरी चीज़ है कि 3D यहाँ पे क्या क्या है, इन चीज़ों का समाधान कैसे कर सकते हैं। जो महामारी से संकट उत्पन्न हुआ है और जो हमारे युद्ध से रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। वहीं पे वो चाइना अभी ताइवान पे लगातार दबाव बना रहा है कि हम भी युद्ध करेंगे टाइप से। तो उसका सॉल्यूशन भी इन्होंने 3F उन्होंने समस्या बताई कि क्या समस्या उत्पन्न हुई। 3D की हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3D डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये तीन इसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो ये 3D और 3F याद रखना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली अगर हम यूज़ करते हैं तो मतलब आंसर में ना इफ़ेक्टिवनेस आ जाता है। तो ये दो चीज़ें। साथ ही साथ ये भी है कि SEO का जो मंच है, हम नेक्स्ट ईयर उसका अध्यक्षता करेंगे, लेकिन इसमें हमारा जो फोकस पॉइंट क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम SEO के जो देश हैं वो मध्य एशियाई देश हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे देश हैं, और साथ ही साथ मध्य एशियाई देश। तो उनके साथ हम क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसे स्तर पर बात कर सकते हैं जो वैश्विक स्तर पे लाभान्वित कर सकते हैं। पहला चीज़ था स्टार्टअप इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम विश्व पटल पे रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे 2013-14 में जहाँ हमारे 1-2 यूनिकॉर्न हुआ करते थे, वहाँ पे अभी 2021-22 में हमारे 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, और वहीं पे 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो हम और देशों के सामने भी हमारा मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं इस दिशा में। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है उसके बारे में भी हम क्यों ना विश्व को इस बारे में बताया जाए, हमारा प्रचार भी किया जाए और उनको भी सिखाया जाए। उनकी जो पारंपरिक जो चिकित्सा है उनका भी सहयोग करके कोलैबोरेशन किया जाए। तो उसकी दिशा में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भारत के गुजरात में स्थापित किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट किस किस के लिए हो जाता है? पर्यटन के लिए भी, क्योंकि चिकित्सा पर्यटन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, रोजगार भी उत्पन्न होता है। साथ ही साथ हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि आप जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा, इसका थीम ये था कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाओं, इसके अलावा ऐसा कोई और आप सॉल्यूशन दे सकते हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। तो पारंपरिक चिकित्सा जो हमारी जो परंपरा रही है उसको हम कैसे विश्व पटल पे एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक नया रूप और नया पहचान दे सकते हैं। तो ये था। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि SEO की जो सदस्य हैं, 8 सदस्य हमने कल देखे थे। कौन कौन से रिवाइज करें चलते हैं? रशिया है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, ये हम 8 सदस्य देखें। इन 8 सदस्यों में
लगभग वैश्विक जीडीपी का 30% और वैश्विक जो जनसंख्या है उसका लगभग 40% हम कवर करते हैं। तो एक बड़ा समूह है जो बहुत अगर महत्वपूर्ण कदम उठाता है और वो सफलतापूर्वक उठाता है, तो उसका कहीं ना कहीं विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पे, विश्व की जनसंख्या पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न संकट है, उसके सामने डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी, ये 3 तो बोले। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अनाज दिवस, मोटा अनाज दिवस हमने 2023 को घोषित करवाया भारत के प्रयासों से, उसका भी कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट को के निवारण के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोटे अनाज एक सुझाव दिया है कि क्यों ना एससीओ जो सदस्य हैं वो मिलके मोटा अनाज महोत्सव मनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन देशों में भी मोटा अनाज तो ऐसा होता ही होगा, तो वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है। ये एक हमारा पहला टॉपिक हो गया। इसके साथ ही अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट था राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कल लॉन्च करेंगे। तो लॉजिस्टिक नीति क्या होती है? पहली चीज़, कल लॉन्च होने के बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे। लॉजिस्टिक नीति क्या होती है, ये इफेक्ट कैसे करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। वैश्विक लॉजिस्टिक का जो औसत है लागत वो 9% के आसपास है, वहीं पे भारत का 13-14% है। तो ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देता है हमारे निर्यात पे भी और हमारे जो लागत मूल्य है उसके ऊपर। कि एग्जांपल है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसके ऊपर लॉजिस्टिक लागत 9% है, तो वो 109 रुपये की हो जाएगी। वहीं पे हमारी जो वस्तु होगी 100 रुपये की लागत पे ही वो 113-14 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की दिशा में और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मार्केट में, तो हम एक लॉजिस्टिक नीति ला रहे हैं, जिससे हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, साथ ही साथ निर्यातोन्मुख जो भारत बनाने की हमारा जो लक्ष्य है वो हम कंप्लीट कर सकें। तो ये व्यापार जीवन सुगमता भी लाएगा, आर्थिक विकास, रोजगार, विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना को विकास करने में भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगला है हमारा कि 2025 तक हम रक्षा जो क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, मतलब ये हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम लगभग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसमें एक फैक्ट था कि जहां हम 2015-16 के आसपास 1900 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते थे, वहीं पे हम 2020-21 में 13,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल है कि हम कैसे जो आयात वाला जो देश था, रक्षा उपकरण हम आयातक देश थे, वहीं पे हम निर्यात करने की दिशा में 2019 का एक डेटा था कि भारत पहली बार रक्षा जो उपकरण है उसको निर्यात करने वाले देशों के लिस्ट में आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं कल AIR के साथ। धन्यवाद।